की हुई थी, यानी कि एक टाइम में उसने 2 मर्दों से शादी की हुई थी। आतिफ भी इसका ऑफ़िशियली हस्बैंड था और मैं भी था। जब मैंने वहाँ पे लोगों से पता की तो लोगों ने बताया कि भई हमें तो उसने ये बताया कि आप उसके भाई हैं। पीछे बाइक पे आ रहा हूँ तो मैंने देखा मेरी बेगम बैठी हुई है। मैंने बाइक आगे ली तो मैं पहली दफ़ा मैंने आतिफ को देखा। मैंने जब देखा मैं शॉक रह गया। मैंने कहा ये कौन है? मुझे नहीं पता कि उस गिलास के अंदर एसिड है। अब ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने जब पानी से पीने से इनकार किया उसने क्या किया वही एसिड मेरे ऊपर उसने डाल दिया। और जब मैंने सामने देखा कि वो भागते हुए आ रही है उसने आके मेरे चेहरे पे फिर तेज़ाब फेंका। अब मुझे पता चला कि मैं यहाँ से जॉब पे जाता हूँ तो मेरी अहलिया जो है वो साबिका शौहर को बुलाता है, ठीक है? और उसके साथ वो घूम रहा होता है। लेकिन विदिन सेकंड जब वो मेरे जिस्म से धुआँ निकलने लगा और जिस्म जलने लगा, मेरी चीखें निकल गई। ऐसी चीखें कि ज़ाहिर इंसान जब जल रहा हो तो उसी का अंदाज़ा उसको होता है जो जल रहा है। पहले शौहर में से जो है वो एक बेटी भी थी शायद जिसका उसने उसका कत्ल कर दिया था। 6 माह की बेटी थी। फिर उसने मेरे सीने पे तेज़ाब फेंका, फिर उसने मेरे हाथ पे फेंका, मेरे फिर जो है वो यूरिन पास पे फेंका। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। मर्द हमारे माशरे का वो हिस्सा है जो एक घर का सरबराह भी है, जो एक वालदा का बेटा भी है, जो एक भाई भी है, जो बहुत सारे रिश्तों से मुंसलिक है, जिसके बगैर माशरे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अधूरी हैं। लेकिन इसको बदनसीबी कहें या क्या कहें, मर्द और उसकी अहमियत हमारे माशरे में वैसी नज़र नहीं आती जिस तरह औरत की आती है। और हमेशा यही समझा जाता है मुख्तलिफ़ केसेस में कि औरत जो है वो मासूम होती है। लेकिन आज मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूँ मोहम्मद उस्मान से, और इनकी जब आप स्टोरी सुनेंगे तो यकीन करिए आपको अंदाज़ा होगा कि सिर्फ औरत को ही तकलीफ़ नहीं होती, मर्द को भी तकलीफ़ होती है। मर्द भी ज़िंदगी के उन दरपेश मसाइल से गुज़रता है जो जिससे हर कोई गुजरता है, और मर्द भी रोता है, मर्द को भी तकलीफ होती है। ये कैसी तकलीफ है, क्या तकलीफ है, ये उस्मान हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस्मान मुझे बताएं, हंसती बसती ज़िंदगी, अच्छा सा घर, अच्छी सी जॉब और खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही थी आपकी। ज़िंदगी ने कहाँ मोड़ लिया, क्या हुआ, कैसे हुआ, बताएं सब। ये वाक़या है 2021 का। 19 अगस्त 2021 में मेरे साथ ये वाक़या पेश आया और मेरी साबिका बेगम ने मेरे ऊपर जो है वो एसिड अटैक किया था, जिसके नतीजे में मेरा एक आँख जो है वो ज़ाया हो गया। और अभी तक मेरा इलाज चल रहा है जिसमें तकरीबन 43 सर्जरी मेरी अब तक हो चुकी है और अल्लाह का शुक्र है मेरा केस भी ख़त्म हो गया जो तकरीबन 1 साल चला है और मुलजिमा को जो है वो 14 साल की जेल हुई है। उस्मान ये बताएं कि केस तो आपने मुझे बताया, आप क्या करते थे, आपकी एजुकेशन क्या है, कब आपने जॉब शुरू की, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। मेरा बेसिकली मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है और मैंने 2010 में जॉब स्टार्ट की थी और टिल डेट 2021 तक मैंने जॉब की है, यानी कि इस हादसे से पहले तक एक दिन पहले तक मेरी सर्विस रही है। और ये हादसा जब हुआ उसके बाद से मैं जो है वो ज़ाहिर सी बात है इलाज पे इस वक्त मसरूफ़ हूँ, तो इलाज चल रहा है मेरा। तो तकरीबन 10-11 साल मैंने जॉब की है और इसी दौरानिया में जो है वो शबाना नाम की औरत थी जिससे मेरी जो है वो शादी हुई थी 2017 में। 17 के एंड में दिसंबर में शादी हुई थी और 2 साल जो है वो अपने मैके में थी। जो मैका वो मुझे बताती थी वो मैका उसका साबिका शौहर का घर था जो निकाह करके वो खुद रुखसत होकर गई थी और मुझे कहती थी कि जो है वो मैका है। जबकि मैं जब वहाँ गया हूँ तो मुझे पता चला कि उसका वालदा का घर नहीं है, उसके साबिका शौहर का घर है जिसके साथ वो खुद रहती थी, ठीक है। और जब मेरी रुखसती हुई है, रुखसती के बाद मुझे यानी कि रुखसती से कुछ दिन पहले 1 या 2 दिन पहले उनके भाई ने जो है मुझे बताया, हामिद नाम है उनका, हामिद अशरफ, उसने मुझे बताया कि भाई उनकी जो बहन है वो पहले से शादीशुदा है। 1 शादी नहीं 2 शादियाँ हो चुकी है ऑफ़िशियली। तो उन्होंने कहा कि इस बारे में आपको इल्म है? तो मैंने कहा नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं पता इस बारे में, ना मुझे किसी ने बताया। तो कह रहा नहीं बहरहाल ये है और इस तरीके से आप देख लें। तो चूँकि काट बढ़ चुकी थी और अगले दिन मेरे जो है वो इवेंट था तो चीज़ें तो ज़ाहिर मतलब ये जो आप बता रहे हैं, जब शादी होने वाली थी उससे बारात या शादी जिस दिन आपकी बारात थी उससे चंद दिन कबल आपको जो है ये चीज़ पता चली? रुखसती से 1 से 2 दिन पहले उन्होंने मुझे फ़ोन करके मुझे बताया उन्होंने
कि इस तरीके से है। तो जाहिर सी बात है जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने सब फर्स्ट प्रायोरिटी यही बन रहा था कि मैं अपनी अहलिया से पूछूं, क्योंकि वो मेरी बेगम थी। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे भाई जो है वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा ऐसा मतलब वो अपना सगा भाई जो है मतलब अपनी बहन के लिए ऐसा क्यों कहेगा। तो कहने लगा दरअसल बात यह है कि भाई चाहते हैं कि वो उनकी मर्ज़ी से शादी करें, तो चूँकि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही हूँ तो भाई इस रिश्ते से खुश नहीं है, तो इस वजह से जो है वो मेंटली आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं ताकि आप इस शादी से इनकार कर दें और फिर बाद में ये कह सके देखो वो जो है लड़का वो तो भाग गया सिर्फ सुनते ही, तो वो तुम्हारे साथ कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। अच्छा उस्मान, इंसिडेंट की तरफ से आते हैं, मुझे बताएं आप माशाल्लाह जॉब कर रहे थे, कहाँ पे जॉब कर रहे थे और शादी ये किस तरीके से हुई? अरेंज मैरिज थी या रिश्ता कोई पसंद का था, क्या सूरत हाल थी? शादी मेरी जो थी वो पसंद की शादी थी और वो मेरे ऑफिस कलीग थी, हम साथ में ही जॉब करते थे। तो 2017 में जो है वो उसने मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो व्हाट्सएप पे उसने मुझे मैसेज किया। तो जब मुझे पता चला कि मोहतरमा ने मुझे मैसेज की तो मैंने उनको, चूँकि मैं एचआर उसमें होता था, आईटी में होता था सॉरी, तो उन्होंने जब मुझे मैसेज किया तो मैंने उनको कहा कि अगर कोई काम है तो आप मुझे जो है शिकायत कर सकती है, अदरवाइज़ पर्सनली डिस्कस के लिए आप मुझे मैसेज ना करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा बोले क्या बात करनी है? तो वही दोस्ती करनी है और इस तरीके से। तो मैंने बहरहाल उनको ब्लॉक कर दिया था। ब्लॉक करने के बाद उन्होंने क्या किया, मुझे फेक आईडी से फेसबुक पे जो है उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी और उस पर मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया। मुसलसल 1.5 से 3 महीने तक उन्होंने मुझे तंग किया। तंग करने के बाद फिर जब मैंने उनसे बात की तो पता चला यही है शबाना कौसर। तो बहरहाल फिर उनसे हमारी बातचीत फिर रिलेशनशिप में बढ़ी। तो जब बातचीत आगे बढ़ी उसने मुझे कॉल किया और कॉल करके मुझे मेंटली फोर्स करने लगी कि आप मुझसे शादी करें। तो मैंने उससे कहा कि इस वक्त मैं शादी तो कर नहीं सकता तुमसे, चूँकि मेरे घर पे ऑलरेडी उस वक्त शादी चल रही थी, मेरे बड़े भाई की शादी थी। उसने मुझे फिर धमकी दी कि अगर तो आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। तो मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा चूँकि ज़ाहिर है नॉर्मली औरतें करती हैं तो वो सारे मुझे थ्रेट इसलिए दे रही हो कि चूँकि ज़ाहिर है मुझे पसंद करती है ताकि मैं राज़ी हो जाऊँ। तो मैंने उसको कहा थोड़ा इंतज़ार कर लें, हम शादी कर लेंगे लेकिन इस वक्त नहीं कर सकता। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि वो गई रोड पे और वहाँ जाके खुदकुशी करने लगी। मेरे नंबर पे कॉल आई और मुझे कहने लगे कि आपकी अहलिया जो है, चूँकि उस वक्त मेरी बेगम नहीं थी लेकिन उसने लोगों को ये बताया हुआ था कि मेरा शौहर का नंबर है और आप इनको फ़ोन करके बुलाएं। उन्होंने मुझे कॉल की कि भाई यहाँ पे एक जो है वो लड़की है बैठी हुई है जो हादसे का शिकार होते होते बची है, आप जो भी है वो तो ये कह रही है कि आपका हस्बैंड मतलब आपकी वाइफ है, आप आएँ और आके इनको लेकर जाएँ। मैं गया 5 स्टार चौरंगी पे, तो वहाँ रश लगा हुआ था, मैं उसको वहाँ से लेकर आया। मैंने उसको समझाया, समझाने के बाद मैंने उसको घर पे छोड़ा, मैं दोबारा वो ऑफिस आ गया। ऑफिस आने के बाद फिर घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आया कि भाई नागन से मैं फ़लाना बंदा बात कर रहा हूँ और इस तरीके से सिचुएशन है। फिर मैं वहाँ गया तो पता चला कि वहाँ पे अटेम्प्ट कर रही है ये सुसाइड। तो मैं भी परेशान हो गया। फिर मैंने उसको समझाया, फिर मैं उसको घर ले गया। उसकी वालदा से मेरी मुलाकात हुई। उसकी वालदा मुझे मेंटली फोर्स करने लगी कि भाई इसका, क्योंकि वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, ये यतीम है और मेरे जो है वो बैटरी लगी, मेरा किसी भी वक्त जो है वो ज़ाहिर है क्योंकि सीरियस कंडीशन है, मेरा कुछ पता नहीं है, तो लिहाजा आप जो है वो मेरी बच्ची से शादी करें। अगर आपने शादी नहीं की तो फिर हम आपके खिलाफ़ जो है एफआईआर कटवाएंगे। तो फिर मैंने उससे कहा कि अगर तुम मुझसे वादा करती हो कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी तो उस सूरत में मैं तुमसे निकाह करूँगा, लेकिन अभी नहीं, 2 साल बाद। तो उसकी वालदा ने कहा कि हम ऐसा कर लेते हैं कि तुम निकाह अभी कर लो, तुम्हारे घर वालों से हम बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, 2 साल बाद तुम रुखसती कर लेना, लेकिन मुझे इस चीज़ का इत्मीनान होगा कि अगर मैं उसमें मर भी जाऊँ तो मुझे पता होगा कि मेरी बेटी भी आ चुकी है। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं बेटा, आप कर लो, निकाह कर लो, ठीक है, बच्ची हमारे घर पे रहेगी, 2 साल बाद फिर आप जो है प्रपोजल भेज देना और फिर हम जो भी होंगे बड़े बैठ के जो है वो रुखसती कर देंगे, फिर आप लोग अपनी ज़िंदगी गुजारना। तो मेरे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं था और चूँकि बार-बार वो अटेम्प्ट कर रही थी, मुझे डर भी था कि अगर उसने अटेम्प्ट कर ली तो ज़ाहिर है एक जानी नुकसान हो जाएगा, और इस वजह से फिर मैंने उसके हाँ में हामी भरी है, लेकिन इस शर्त पे कि इस किस्म की कोई हरकत वो नहीं करेगी आइंदा। तो 2 साल बाद जाके जो है मैंने घरवालों को बताया कि इस तरीके से, तो घरवालों के ठीक है, अगर तुमने निकाह किया जायज़ तरीके से किए और तुम दोनों खुश रहते हो और खुश हो, अच्छी बात है, जैसे तुम लोग खुश रहना चाहते हो हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद फिर जो है हमारी 2020 में दिसंबर में 12 दिसंबर में रुखसती हुई है। ठीक है, रुखसती से पहले जो मुझे ससुराल बताया गया था, बेसिकली मेरा ससुराल नहीं था वो, यानी कि मेरी जो साबिका बेगम है उसका सेकंड जो हस्बैंड था उसके साथ वो रहती थी। उसी मतलब ये आपकी और उस लड़की की बेसिकली फरदाना की तीसरी शादी थी आपके साथ? तीसरी शादी थी उसकी, ऑफिशियली जो है वो तीसरी शादी थी, अनऑफिशियली वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर समझता है कि कितने लोग उसने टाका है, वो उसी को पता है और अल्लाह को पता है। तीसरी शादी थी मेरे साथ, मुझे तो बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना कि महसूस भी नहीं होनी थी। मुझे बताया गया कि भाई उसकी पहली शादी है, पहला निकाह है, ठीक है, जिसमें से उसके पहले शौहर में से जो है वो एक बेटी भी थी शायद, जिसका उसने उसका कत्ल कर दिया था। 6 माह की बेटी थी। शबाना नहीं, अपनी बेटी का जो है कत्ल भी करा है?
जी, बिल्कुल, पहले शौहर से जो था उसकी एक बेटी हुई थी, जिसका जो है वो मेरे ख़्याल में 6 मंथ्स की थी या 4 मंथ्स की थी, उसको उसने उसका कत्ल किया। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी दूसरी शादी हुई है, दूसरी शादी जिससे हुई है उसका नाम है आतिफ़। उसके साथ वो 2000 जो मेरे पास जो यूसी का रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के मुताबिक जो कोर्ट के स्टेटमेंट है, उसके मुताबिक 2012 में उसकी दूसरी शादी हुई थी। ठीक है, और 2012 से लेकर 2020 तक वो उसी बंदे के साथ अबूज़र स्क्वायर में वो रहती थी। ठीक है, और मुझे बताया गया कि ये मेरा ससुराल है। वो उसका साबिक़ा शौहर आतिफ़ और शबाना दोनों साथ ही रहते थे। ठीक है, चूँकि वो दोनों मियाँ बीवी थे और उसने उसके बीवी होते हुए भी उसने मुझसे भी शादी की हुई थी। यानी कि एक टाइम में उसने 2 मर्दों से शादी की हुई थी। आतिफ़ भी उसका ऑफ़िशियली हस्बैंड था और मैं भी था। ठीक है, और दोनों साथ रहते थे। जब 2020 में मेरी रुखसती हुई, रुखसती के 1 महीने बाद मुझे पता चला कि वो जिस अबूज़र स्क्वायर में वो रहती थी, वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी और ऑफ़िशियली वो उसका हस्बैंड था। तो फिर मैं कौन था? जब मैंने वहाँ पे लोगों से पता की तो लोगों ने बताया कि भई हमें तो उसने ये बताया कि आप उसके भाई हैं। क्योंकि हमें तो पता है कि वो रुखसत हो के अपने शौहर के साथ यहाँ आई है और अपने शौहर के साथ यहाँ पे रह रही है वो। अब मुझे पता चला कि मैं यहाँ से जॉब पे जाता हूँ तो मेरी अहलिया जो है वो साबिक़ा शौहर को बुलाता है, ठीक है? और उसके साथ वो घूम रहा होता है। वो आके कभी चॉकलेट देकर जा रहा है, कभी पिज़्ज़ा देकर जा रहा है। अब मैं जब घर पे आता हूँ तो मुझे पड़ोसन ऊपर-नीचे वाले मुझे कहते हैं कि वो उस्मान में पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था। इस तरीके से मैं घर पे आता हूँ तो चॉकलेट की पूरी टोकरियाँ पड़ी हुई हैं। तो मैंने उससे पूछा कौन बेचता है ये चॉकलेट्स वगैरह और ये वो? तो कहने लगा मेरी दोस्त बेचती है। तो मैंने कहा दोस्त कहाँ से बेचती है आपकी? शादी में तो कोई दोस्त नहीं आया आपका। तो कहने लगा वो दुबई में रहती है, ज़ाहिर है वो आ नहीं सकती, वो मुझे गोल्ड की चीज़ें भी बेचती है और फलाना-ढिमकाना इस तरीके से वो कहने लगी। फिर हुआ ये कि एक दफ़ा ये आतिफ़ के साथ ही बैठ के बाइक पे ये ऑफ़िस आई है, मेरे ऑफ़िस, क्योंकि हम दोनों साथ ही जॉब करते थे। तो इत्तेफ़ाक से मैं भी ऑफ़िस के लिए निकला और भी वो शबाना भी ऑफ़िस के लिए निकली। अब वो अपने ही शौहर के साथ, साबिक़ा शौहर के साथ, यानी कि मैं भी हस्बैंड हूँ, वो भी हस्बैंड है। अब ये कन्फ़र्म नहीं था कि ऑफ़िशियली अनऑफ़िशियली कौन था। बहरहाल तो वो जो है अपने हस्बैंड के साथ यानी कि आतिफ़ के साथ पीछे बैठी हुई है और मैं पीछे बाइक पे आ रहा हूँ तो मैंने देखा मेरी बेगम बैठी हुई है। मैंने बाइक आगे ली तो मैं पहली दफ़ा मैंने आतिफ़ को देखा। मैंने जब देखा मैं शॉक रह गया। मैंने कहा ये कौन है? चूँकि उसने अपने सारे भाइयों की तस्वीरें उसने मुझे दिखाई हुई थी कि ये सारे मेरे 5 भाई हैं, ये नाम है, ये सारे। अब मैंने कहा ये छठा बंदा कौन है? मैं हैरान रह गया। अब वो मुझे कहती थी कि मैं पर्दा करती हूँ, 5 वक़्त की नमाज़ी हूँ, तो मैंने कहा किसी गैर मर्द के साथ वो कैसे बैठी हुई है? मैंने जब पूछा तो पता की तो पता चला कि वो साबिक़ा शौहर है उसका। फिर जब मैं पता करते गया तो पता चला कि उससे उसका निकाह हुआ हुआ और इस तरीके से मामला चला है, फिर डिवोर्स ये जो भी था। तो मैंने उसको सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसकी बहन को मैंने बताया। तो उस्मान मुझे बताएं कि जब इतनी सारी चीज़ें आपके सामने आना शुरू हुई और आपको नज़र आ गया कि इतना सारा कुछ हुआ है, तो आपको ये नहीं समझ में आया कि यार मैं कहीं फंस गया हूँ या ये ट्रैप हो गया हूँ, मैं मुझे कुछ कानूनी तौर पे करना चाहिए ये जो रिश्ते में फंस गया हूँ इस तरीके से जिस तरह उसने आपको फंसाया शुरू से लेके, क्या सोचा उस वक्त आपने? आपको ये नहीं समझ में आया कि कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैंने कानूनी माहिरीन से मैंने बात की थी, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि देखिए मेरे साथ जो हुआ था ये मेरी रुख़्सती दिसंबर में हुई थी, नवंबर का ये वाक़या था। और जब मैंने पहली दफ़ा उसके साबिक़ा शौहर के साथ उसको मैंने पकड़ा था, तो उसने मुझे घर के अंदर बंद किया और बंद करने के बाद उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई, ठीक है? और ये बात किसी को पता चला, मतलब इनके फैमिली के लिए, चूँकि मैं जिनको बता चुका था वो तो बता चुका था, इनके अलावा अगर किसी को पता चला तो उसने कहा कि मैं आपके ऊपर लगाऊँगी रेप चार्ज, क्योंकि मेरे पास जो निकाहनामा था वो मेरे पास नहीं था। ठीक है? ना होने की बुनियाद पे उसने कहा कि मैंने आपको ट्रैप किया हुआ क्योंकि मैंने आपको घर पे बंद किया हुआ है और मैं किसी भी वक़्त थाने पे चले जाऊँगी और आपके खिलाफ एफआईआर कटवाऊँगी, रेप चार्ज लगाऊँगी, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसने अपने भाई को फ़ोन करके कहा कि ये जो है घर के अंदर मारपीट कर रहे हैं और मेरे ऊपर जो है वो तशद्दुद कर रहे हैं और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं पहले से भी शादीशुदा हूँ और उसके साथ मेरे चक्कर भी है। अब जब मैंने उसके भाई को फुटेज दिखाया तो उसका भाई कह रहा है कि ये तस्वीरें तो पुरानी हैं, ये वीडियो जो है एडिटिंग हुई है, एडिट हुई है तो कोई भी कर सकता है। वाकया जो है ये मुझे बताएं किस दिन एग्जैक्टली पेश आया? उसी वक्त आया या उसके बाद आपको या घर पे पेश आया, कहाँ पे पेश आया? 18 अगस्त से 9 मुहर्रम का दिन था और मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं हॉस्पिटलाइज़ हो गया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। वो पूरे दिन मुझे मैसेज करती रही व्हाट्सएप के ऊपर। फिर आप उसके घर किस दिन गए? मैं 10 मुहर्रम को उनके घर गया। 10 मुहर्रम को उसने मुझे 12:30 बजे उसने मुझे मैसेज किया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आप आएँ मुझसे 10 मिनट के लिए मुझसे बात करें। तो मुसलसल वो मुझे चूँकि तंग कर रही थी, घर पे रात 3 बजे तक बाहर खड़ी हुई थी, तो मैं भी परेशान हो के मैं चला गया कि मैं अगर नहीं गया फिर ये अगले फिर ये कुछ और ऐसी एक्टिविटी, फिर 10 मुहर्रम को आप उसके घर फाइनली चले गए? फाइनली मैं 10 मुहर्रम को उसके घर पे जब क्या हुआ जब घर पहुंचे? मैं गया तो वो मैंने नॉक की तो उसने घर पे मुझे ले आके उसने मुझे बिठाया। तो मैंने उससे पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो कहने लगा कि आप मुझसे निकाह करेंगे कि नहीं? तो मैंने कहा अगर निकाह करना होता मैं 9 महीने आपको, ज़ाहिर है इतना मैं आपको नहीं रखता, मैं आपसे निकाह कर लेता। और चूँकि मैंने निकाह करना नहीं है और जो चीज़ें मैंने देखी है,
आतिफ के साथ, जिसके वजह से मैंने तलाक दी है, ठीक है, आप उसी को लेकर घूम रही, और फिर मुझे घर में उस्मान उस वक्त कौन कौन मौजूद था? ये अकेली थी या इसके साथ का शौहर भी था? कौन कौन था घर में? उस वक्त तो वो ये अकेली थी घर के अंदर। तो मैं बैठा हुआ था, उसने फिर मुझे कहा, मैंने उससे पूछा कि और कोई बात करनी, उन्होंने कहा कि नहीं बस आप मुझसे निकाह करें और जो है वो आप निकाह करके मुझे ले जाए। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं कर रहा निकाह। तो उसने कहा कि ठीक है आप बैठे, मैं आ रही हूँ किचन से। तो मैंने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ, तो जो भी बात है आप मुझसे फ़ोन पे कर लीजिएगा। तो कहने लगा नहीं नहीं आप बैठे, मैं बस 2 मिनट पे आई किचन से। ये कह के वो किचन गई और किचन पे से आई और आके मुझे गिलास में जो है वो पानी दिया और मुझे कहने लगे कि आप ये पी लें। तो मैंने उससे कहा कि मैं कल ही हॉस्पिटल से आया हूँ, मेरे किडनी का मसला है और मैं पानी खाली पेट पी नहीं सकता। मैं इस वक्त चूँकि सोकर उठ कर आया हूँ और मैं अगर पानी पीऊँगा अभी खाली पेट तो मेरे पेट में दर्द होगा। तो कहने लगा नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा, आप पानी पी लो। वो ज़बरदस्ती करने लगी मेरे साथ कि आप पानी पी लें। मुझे नहीं पता कि उस गिलास के अंदर एसिड है। अब ज़बरदस्ती करने लगी। मैंने जब पानी से पीने से इनकार किया, उसने क्या किया, वही एसिड मेरे ऊपर उसने डाल दिया, जिससे मेरा एक आई लॉस हो गया और फिर ज़ाहिर ये सारी चीज़ें। उस वक्त अल्लाह माफ करे, क्या नौयत और क्या कैफियत थी जब उसमें ये बदतरीन और अफसोसनाक, मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं किस तरह से डिफाइन करूं ये हरकत की। तो आपने खुद को कैसे संभाला, क्योंकि आप 2 ही लोग थे उस वक्त घर में, क्या कैफियत थी, किस तरह संभाला? जब उन्होंने एसिड मेरे ऊपर डाला तो उस वक्त तो मुझे नहीं समझ में आया कि एसिड है। मुझे लगा कि शायद चाय वगैरह होगी, उसके हाथ से हो सकता है स्लिप हो गया हो, या फिर वो इमोशनली वो होता है ना, तो मैं ये मुझे ऐसा लगा। लेकिन विद इन सेकंड जब वो मेरे जिस्म से धुआं निकलने लगा और जिस्म जलने लगा, मेरी चीखें निकल गई। ऐसी चीखें कि ज़ाहिर इंसान जब जल रहा हो तो उसी का अंदाज़ा उसको होता है जो जल रहा है। और जब मैंने सामने देखा कि वो भागते हुए आ रही, उसने आके मेरे चेहरे पे फिर तेज़ाब फेंका, फिर उसने मेरे सीने पे तेज़ाब फेंका, फिर उसने मेरे हाथ पे फेंका, मेरे फिर जो है वो यूरिन पास पे फेंका। अस्तगफिरुल्लाह, कयामत का मंजर होगा। आपने खुद को संभाला कैसे उस वक्त? बहुत मुश्किल था, मुझे नज़र नहीं आ रही थी। बस मुझे इतना पता चल रहा था कि बस लाइट बिलिंग कर रही है, चूँकि बस रोशनी नज़र आ रही थी। मेरी आंखें दोनों बंद हो चुकी थी, चेहरा पूरा झुलस चुका था और धुआं निकल रहा था। मेरा शर्ट वगैरह सारी चीज़ें गल गई थी, मेरी जीन्स की पैंट थी वो भी गल गई। तो जब उसने मेरे यूरिन पास पर अटैक की तो फिर मैंने कहा ये मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। तो मैंने जैसे तैसे मैंने यूँ की, तो मेरा ये उल्टा हाथ जो था वो मैंने उसको यूँ दबोच लिया। जब मैंने उसको दबोच ली तो वो छुड़ा नहीं पा रही थी, तो मैंने दबोच ली, उसको घसीटते हुए मैंने जैसे तैसे मेन गेट मैंने उसको मतलब मेन गेट मैंने खोला और बाहर निकला। मैं उसको साथ लेके मैं बाहर निकला तो फ्लैट वाले सारे जमा हुए थे, मेरी चीखें निकल रही थी, ज़ाहिर है पूरा जिस्म वो मेरा झुलसा हुआ था, तो सब देख रहे थे। जो जैसे मैं बाहर निकला तो उसने क्या किया, उसने मुझसे खुद को छुड़ाया और छुड़ा के ये अंदर भाग गई। और फिर मैं जैसे तैसे मैं जो है वो सीढ़ियों से गिरते गिराते मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा। जब मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा, लोग जमा, ऊपर भी नीचे हर जगह लोग जमा होते, क्योंकि मेरी आवाज़ चीख इतनी ज़्यादा निकल रही थी, लोग जमा हो गए। फिर सामने आरओ प्लांट था, उन्होंने मेरे ऊपर जो है सिर्फ 1 गैलन पानी डाला। अब उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि पानी डालना चाहिए इस तरीके से। तो उन्होंने जब पानी डाला, पानी डालने के बाद मेरी हालत बहुत ख़राब थी उस वक्त। इस कहानी को सुन के आप ये अंदाजा जरूर लगा रहे होंगे कि हम जिन औरतों को जो शराफत का लिबास ओढ़े हुए होती हैं समझ रहे होते हैं बहुत शरीफ हैं, तो ये देखिए कि ऐसी कराची शहर में, इसी शहर में आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं, और ना सिर्फ वो खुद, उनके साथ उनकी माशाल्लाह फैमिलीज भी इस गंदे काम में इन्वॉल्व हैं। और इस तरह के केसेस में अमूमन होता ही है कि इस तरह की लड़कियां जो हैं वो इस तरह के रिश्ते करती इसलिए हैं कि वो पैसे बटोल सकें। और हमने तो ऐसे केसेस भी किए हैं जिसमें कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनकी पेंशन्स तक उन्होंने अपने नाम पे कराई, तो बड़ी प्री प्लान किस्म की इस तरह की हुआ है। तो इसमें मैं समझता हूँ इस स्टोरी करने का मकसद ये था कि जो औरत को हम सिर्फ एक टैगलाइन दे रहे होते हैं, औरतों की इज्जत इस्लाम में भी बहुत है, लेकिन आज का माशरा इस नहज पे पहुंच गया है कि हमें औरत हो या मर्द, अब आ गई इंसान की बात, उन दोनों को आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है, और स्पेशली इन मियाँ बीवी के रिश्ते में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मर्द जो हैं हर दफ़ा जुल्म करते नहीं हैं, जुल्म सहते भी हैं। इस स्टोरी से मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट स्टोरी में आपसे मुलाकात होगी।